डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मार्शल डूगो और एम्परर बात कर रहे होते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी हम देखते हैं कि मार्शल डूगो एम्परर से कह रहे होते हैं, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। मैं मार्शल तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, तुम 1 साल सोल्जर बनने के बाद टॉप रैंक पे जा सकते हो। एम्परर उन्हें कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, पर मेरा इसके लिए एक कंडीशन है। मार्शल एम्परर से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम बस बोल कर तो देखो, तुम्हारी जो भी कंडीशन होगी मैं उसे पूरी कर दूंगा। एम्परर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी कंडीशन ये है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए आपकी आर्मी को लेना चाहता हूँ और उन लोगों का मार्शल बनना चाहता हूँ। मार्शल चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि आर्मी कोई गेम है? वैसे बच्चे, तुम्हें मिलिट्री की पावर की कौन सी जरूरत आन पड़ी है जो तुम्हें एक पूरी आर्मी चाहिए? एम्परर उन्हें कहता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैं उन लोगों से झाड़ू लगवा कर अपने देश को स्वच्छ बनाऊंगा और इस तरह अपने देश की सेवा करूंगा। ये सुनकर मार्शल बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि तुम एक पूरी आर्मी से झाड़ू लगवाओगे? मनमानी करने की भी कोई हद होती है। एम्परर कहता है, पर मैं तो ऐसा ही करूंगा, और वैसे 1 साल बाद मेरी इतनी तो रैंक हो ही चुकी होगी ना कि मैं किसी को भी कहीं पर भी मार सकूंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मार्शल अपने मन में कहते हैं, आर्मी में मैं तुम्हें इतने रैंक तक जाने दूंगा तब तुम ये करोगे ना? और मार्शल ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी एम्परर उन्हें कहता है, मार्शल मुझे पता है कि आप अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब किसी को अपनी तरफ करने की बात आती है तो मैं उसमें सबसे बेस्ट हूँ। और आप पहले से ही ये जान लो कि जब मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वहाँ रहते हुए 1 साल भी नहीं होगा और आपकी पूरी 3 मिलियन की पूरी एक डूगो आर्मी जाओ आर्मी में बदल चुकी होगी, और तब एक जनरल बनना या फिर ना होना उससे कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और हाँ, हमें ये पता नहीं है कि कब बैटलफील्ड में हमें रीजन स्टेट का सामना करना पड़ जाए, पर इतनी बड़ी आर्मी के साथ तो मैं 4 पिलर्स में से एक को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आखिर मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ओल्ड मार्शल, अब तो आपको मुझे वहाँ पर भर्ती करवाना ही होगा, चाहे आपकी पूरी आर्मी गे ही क्यों ना हो, पर मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा। पर उसी वक्त मार्शल चिल्लाकर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखकर एम्परर पूछता है, ओल्ड मार्शल आपको क्या हो गया? मार्शल एम्परर से कहते हैं, जाओ फान, अब जब तुम्हें वहां जाने से इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। एम्परर कहता है, अरे नहीं, ये तो बवाल चीज है और इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। पर मार्शल उसे फिर से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया है, और यही हम सब के लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर ही रुक कर लू क्लैन का ध्यान रखो और हमारी बैंड ना बजाओ। फिर मार्शल वहां से भागकर जाने लगते हैं और भागते हुए कहते हैं, और हाँ, यहाँ पर 3 हाउस लॉर्ड आए हुए हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं उनसे जाकर मिल आऊं। एम्परर पूछता है, तो फिर मेरी भर्ती का क्या होगा? मार्शल कहते हैं, उसके बारे में बाद में सोचते हैं, और वो वहाँ से जल्दी से भागकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एम्परर कहता है, ये अब भी मुझे अपने साथ काम करवाना चाहते हैं, लगता है कि इतने से काम नहीं होगा, पर चाहे कुछ भी हो, एक डूगो आर्मी हमारे साथ है, ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मार्शल डूगो उन 3 हाउस लॉर्ड से मिलने आए हुए होते हैं। तीनों हाउस लॉर्ड मार्शल को लू फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं, तो मार्शल उन लोगों से कहते हैं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने उन लोगों को कहाँ बचाया है। उसके बाद छो बीजून मार्शल से पूछती है, वैसे मार्शल, मैंने ये सुना है कि आप जाओ फान को आर्मी में भर्ती करवा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या आप उसे एसोटेरिक डिबेट तक पोस्टपोन कर सकते हैं? मार्शल कहते हैं, हाँ बेशक, वो जरूर इंतजार कर सकता है, वैसे भी मुझे उसे भर्ती करने के बारे में और भी सोचना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से एम्परर भी टपक जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था? छू बीजून एम्परर से कहती है, स्टीवर्ड जाओ, अभी पूरा लू क्लैन इंजर्ड है, इसलिए कल हम उन्हें लड़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो लू क्लैन के स्टीवर्ड होने के नाते
तुम्हें ही जाना चाहिए, क्यों है ना? एम्परर कहता है, हाँ बेशक, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लू क्लैन को रिप्रेजेंट करूं और इस बैटल में लू क्लैन आप सब लोगों के साथ जरूर खड़ा होगा। उसी वक्त एक दूसरा हाउस लॉर्ड हंसते हुए कहता है, ये तो स्टीवर्ट जाओ के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मुझे एक अच्छा शो देखने को मिले। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग उस बैटल वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर बैटल शुरू हो चुकी होती है और पहले राउंड के विनर होते हैं निंग के दोनों भाई। उसके साथ ही यहाँ पर निंग के फैमिली के लीडर और उसके ग्रैंडफादर भी आए हुए होते हैं। वो दोनों निंग के ब्रदर को जीत के लिए बधाई दे रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर टियान भी आ जाता है और उनसे कहता है, अंकल आपने इन दोनों को ऐसे क्रूएल बैटल में ज्वाइन ही क्यों करने दिया? इस बार का बैटल बाकी पिछले जितने भी बैटल हुए हैं उन सब से कहीं ज्यादा डेंजरस और डेडली होगा। उन दोनों ब्रदर्स में से एक उसे कहता है, सेकेंड यंग मास्टर, मैंने एक डिसीजन लिया है। हम आपकी मेहरबानी को आपको बिना कुछ लौटाए नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्लीज हमें आपके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने का मौका दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर अनाउंस होता है कि नेक्स्ट मैच डोंग क्लैन और यू क्लैन के बीच होगा। इस बैटल में लड़ने के लिए डोंग क्लैन में से डोंग और उसकी बहन आए हुए होते हैं। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि इस बैटल में वही लोग ही विनर बनते हों। जब वो लोग नीचे आ रहे होते हैं तभी वो टियान और बाकी सबको भी देखते हैं और वो दोनों फैमिली आपस में मिल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये अनाउंस होता है कि नेक्स्ट मैच होंग क्लैन और सन क्लैन के बीच होगा। ये सुन के सब लोग कहते हैं, सन क्लैन तो हेल वैली का ही कुत्ता है ना। उसके बाद हम उन दोनों पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जो एक लड़का और एक लड़की होते हैं और उनके ओपोनेंट उन्हें कह रहे होते हैं, ये तो बस दो बोन टेम्परिंग रेल्म के कल्टीवेटर हैं और हम 50 एक्सपर्ट के सामने ये लोग क्या लड़ेंगे। तभी एक बंदा कुछ ज्यादा ही चौड़ में आकर सामने आता है और कहने लगता है, ये लोग बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए शायद ये मरकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है तभी उन दोनों में से जो लड़की होती है वो आकर उस पर अटैक कर देती है और पलक झपकते ही उसके सर को उखाड़ कर ले जाती है और बाकी सब लोग देखते रह जाते हैं। ये सब देखने के बाद बाकी सब एक्सपर्ट भी गुस्से से उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो दोनों वहां पर लाशों का ढेर लगा देते हैं और वो दोनों उनके ऊपर खड़े होके कह रहे होते हैं, हेल वैली के ट्रेटर्स, तुम फाइनल बैटल में हमारे ही हाथों से मरोगे, कोई भी हमारे हाथों से नहीं बचेगा। तो टियान भी उनसे कहता है, तुम दोनों भौंकना बंद करो और तुम लोग अपने आप को सोचते क्या हो? अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो तुम हमें छू कर तो दिखाओ। वो लड़की उसे कहती है, यंग मास्टर जी, तुम लोगों के साथ तो हमारे हाउस लॉर्ड के सन ही निपट लेंगे, हम तो बस इस धोखेबाज जू क्लैन को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तो वो लड़का उसे कहता है, पर तुम ये भूलना मत कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव लू क्लैन है, जू क्लैन तो बस एक साइड डिश है। तो निंग घबरा कर कहती है, क्या तुम दोनों लू क्लैन के पीछे आए हो? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में भी टियान हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तो तुम दोनों का टारगेट जाओ फान है। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि टियान क्यों हंस रहा है? हेल वैली का लड़का उन सब से कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम लू क्लैन को ढूंढकर उन सबको मौत के घाट उतार देंगे, खास करके उस जाओ फान को। उससे मारने से पहले हम उसके दोनों हाथ पैरों को उखाड़ कर फेंक देंगे। दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि टियान बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रहा होता है और वो उन दोनों से कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को उसे जल्दी ही मार देना चाहिए। ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा होता है, तो ये फिर से जाओ फान ही है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर मुसीबत खड़ी कर देता है। तभी एक दूसरा बंदा चिल्लाकर कहता है, देखो ये तो हेल वैली के लोग हैं। और अब यहाँ पर हेल वैली के लीडर, फिफ्थ एल्डर और उनके बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारे लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ये लोग यहाँ पर इस बैटल को देखने के लिए आए हैं? क्या इनके पास और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पावरफुल आदमी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है? आखिर वो कैसा आदमी होगा जिसकी वजह से यहाँ तक कि ये लोग भी यहाँ खींचे चले आए हैं? हेल वैली का लड़का कहता है, देखा हमारे लॉर्ड यहाँ खुद हमें क्लैंस को डिस्ट्रॉय करते हुए
देखने आए हैं। तभी ही टियान उन दोनों से कहता है, घमंडी नमूनों, अब ये बकवास करके हमें बोर करना बंद भी करो। वहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ फ्लावर रेन टावर भी आ जाता है और सुई को देखकर टियान कहता है, एक और प्यारी लड़की आ गई, इसे देखकर तो वो लड़का जरूर ही परेशान होगा। उन्हें देखकर अचानक से ही डोंग फैमिली का लीडर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि फ्लावर रेन टावर यहाँ पर हमें सपोर्ट करने आएगा, पर डोंग क्लैन बहुत ही खुश हुआ। आखिर हम लोग आपके इतने भरोसेमंद जो हैं, उसके साथ ही साथ वहाँ पर टियान की फैमिली दी स्वॉर्ड मासिक अवार्ड भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जू क्लैन का हेड चिल्लाने लगता है और कहता है, डोंग क्लैन की हेड, लगता है कि स्वॉर्ड मासिक अवार्ड हमारी बहुत कदर करता है, इसलिए देखो ये लोग हमें यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं। तभी टियान उन दोनों से कहता है, सब लोग मेरी बात सुनो, हो सकता है कि मेरी बातों से आप दोनों को बुरा लग जाए, पर क्या आप एक सेकंड के लिए शांत होकर अपने आप का दिखावा करना बंद कर सकते हैं? वैसे भी उन हाउस लॉर्ड्स ने तो आपको एक बार भी नहीं देखा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग आपके लिए आए हैं? वहाँ पर ये सब बातें चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ड्रैगन पेविलियन, पील किंग हॉल और मैरी वुड्स भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर लीन भी आया हुआ होता है और उसका एक ही पैर होता है। उसे देखकर सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये तो वही 6 ड्रैगन और 1 फिनिक्स में से एक है ना, तो फिर इसका एक ही पैर क्यों है? आखिर इसके साथ क्या हुआ? लेकिन अचानक से ही सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 फैमिलीज का हेड रीजन स्टेट भी आ जाता है। उनके आने के बाद वहाँ पर ये अनाउंस होता है कि अगला मैच वान क्लैन और लू क्लैन के बीच होगा। उसके बाद वहाँ पर लू क्लैन की एंट्री होती है और हम लोग देखते हैं कि यूनाई का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है और वो एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। उसे देखकर दूसरे क्लैन के लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, लू क्लैन की यंग मास्टर का तो एक पैर टूटा हुआ है, आखिर ये हमसे लड़ेगा कैसे? वो लोग ये सब कह ही रहे होते हैं, अचानक से ही वो लोग लू क्लैन के मेंबर्स के पीछे एक बहुत ही डेंजरस ऑरा देखते हैं और उनके साथ ही साथ सारे लोग भी उस तरफ देखने लग जाते हैं। और उसके बाहर आते ही वहाँ की सारी ऑडियंस चिल्लाती है, अरे हाँ, ये तो वही लेजेंडरी डिमोनिक ड्रैगन है। और हम देखते हैं कि फाइनली एम्परर भी यहाँ पर आ जाता है। एम्परर पेंग से कहता है, ओल्ड पेंग, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। ऑडियंस उसे देखकर कहने लगते हैं, तो ये है जिसके पीछे की पूरी 7 फैमिलीज लगी हुई है, और क्या वो अकेले ही उन लोगों से लड़ने वाला है? उसके बाद एम्परर के पास मिस लू आती है और कहती है, स्टीवर्ट जाओ, तुम सच में एक ट्रू मैन हो, तुमने अपनी ट्रेवल में इतने लोगों को हमारे साथ कर लिया है। एम्परर उसे कहता है, मैंने बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, बाकी सब तो हालात की ताकत है। तभी मिस लू एम्परर के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या हालात की ताकत? एम्परर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी अचानक से ही मिस लू एम्परर को किस करती है और कहती है, जैसा कि तुमने कहा, हालात की ताकत। और फिर वो एम्परर को गुड लक कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सब को देखकर सुई बहुत गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद होंग पू लैंग से पूछ रहा होता है, सर लैंग, इन सारी लड़कियों में से आखिर कौन सी लड़की जाओ फान की कमजोरी है? लैंग उससे कहता है, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जाओ फान उन सब लड़कियों का क्रश है, पर जाओ फान उन सब को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। ये बताना जल्दबाजी होगी कि आखिर उनमें से कौन उसकी कमजोरी है। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।